हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली वी आर डूइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसका मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, बट अभी आगे मैं मज़ीद एक जो पिछला सवाल था वो बिल्कुल बेसिक था, मैंने आपको समझाया था। एंड अभी जो सवाल मैं आज आप इसका वो थोड़ा सा उससे एडवांस होगा। ठीक है, जो लास्ट वाला सवाल हमने किया था उससे थोड़ा सा एडवांस सवाल आज हम करेंगे। अब हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब चीज़ें सीखेंगे, एंड हमारा सारा का सारा जो है ना 8 to 10 या 12 क्लासेस में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब दिस इज़ अ क्वेश्चन आपके सामने खुला हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ही बनानी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमेशा आपको दो स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस गिवन होंगी और उसके साथ कुछ डेटा गिवन होगा, एंड आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है। अब इसमें उसने हमें ये 2012 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन की हुई है और ये 2011 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन की हुई है। ठीक है, उसके अलावा नीचे उसने हमें एक इनकम स्टेटमेंट गिवन की है, इधर से भी आपने डेटा उठा के लिखना होगा नीचे। ठीक है, एंड नीचे ही उसने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। ठीक है, और उसने कहा है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का उसने बोला है कि कैश फ्लो बना के दिखाओ मुझे। सही है, तो हम इसको बनाते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब साथ साथ ही पढ़ेंगे इसका, बट ये है कि सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दो कॉलम आपने बनाने होते हैं हमेशा। आपकी जो सबसे पहली हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की, वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और आप इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही वो मांग रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की आप सबसे पहले हेडिंग दे दोगे। एंड सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपने हमेशा अपना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करना है। अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई हुई है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो जो पिछली 3 से 4 क्लासेस है ना, वो आप पहले अटेंड करें ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली सारा समझ आ जाए। अब अगली जितनी क्लासेस है इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते रहेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें सही समझ आ जाए। सही है, और बीच में कोई एक एक छोटे छोटे दो दो कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। वो आपको अभी के जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इनमें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन होगा। ठीक है, बट देर इज़ अ टेक्निक ऑल्सो कि अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना गिवन हो तो कैसे सवाल करना है, वो फिर 8-10 सवाल पहले ऐसे करवा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वो सवाल भी करवा दूंगा जिनमें आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट खुद कैलकुलेट करना होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? 34548, ये आपको गिवन है। यहाँ पे देख रहे हो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, तो यहाँ से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लोगे। 34 कितना है? 34548, 34548, 34, ओह सॉरी, 34, ओहो, एक मिनट यार। सो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है ओहो 34548। ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इस वजह से। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 34548। दूसरी चीज़ जो आपने डालनी होती है वो डालनी होती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा, या तो आपको सवाल में डेप्रिसिएशन गिवन होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से एग्जैक्ट उठा के लिख लोगे। ठीक है, बट इन सम क्वेश्चंस आपको वो डेप्रिसिएशन नहीं देगा, तो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करनी होगी इस क्वेश्चन में भी। बिकॉज कल जो हमने सवाल किया था उसमें हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की थी, उसने हमें सवाल में दे दी थी। बट इस सवाल में मैंने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवानी है, आपने कैलकुलेट करनी है। देखो सवाल में कहीं पे भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट में भी अगर देख लो आप, तो यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी डेप्रिसिएशन का नाम निशान नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा, इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है, ये चार जो हैं इनमें भी आपको कोई नामो निशान नहीं मिल रहा डेप्रिसिएशन का। दो चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से आपको कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं पता चलती। तीन चीज़ें,
अच्छा, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो वो है कि आप लेजर्स बना लो। लेजर्स आप उस केस में बनाओगे अगर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हो, लाइक कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड अगर गिवन हो, तो फिर आप वो बना सकते हो, लाइक डेप्रिसिएशन थ्रू अकाउंट्स बना सकते हो। बट जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉस्ट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना गिवन हो, तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए आपने हमेशा एक फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या है, मैं आपको यहाँ पे पहले वो फार्मूला लिखा देता हूँ। देखो, व्हाट आई मीन टू से इज, आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ करना है जहां पर भी आपको कॉस्ट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट या एट एंड ना गिवन हो, ठीक है। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ना गिवन हो तो आप लेजर्स नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर वो गिवन हो फिर तो लेजर्स के थ्रू कर सकते हो, बट अगर वो नहीं गिवन होंगे तो क्या करना है, फिर आपने एक फार्मूला यूज़ करना है और उस फार्मूले का नाम है, वो है ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इसमें प्लस करना है कुछ भी आपने अगर परचेज किया है, ठीक है। अच्छा, कुछ भी आपने अगर परचेज किया है तो इसमें ऐड करना है। इसमें से अगर कुछ भी आपने सेल किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। कुछ भी आपने सेल किया है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है इसमें से। फिर उसके बाद क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लेस करोगे, ठीक है। क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है, ये आप लेस करोगे तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका डेप्रिसिएशन होगा। लाइक डेप्रिसिएशन का ये फॉर्मूला है। अब समटाइम्स क्या होता है, वो आपको अकाउंट्स के लिए मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं देता, और आपको वो डेप्रिसिएशन अगर बता देना, अगर लाइक बैलेंसेस कॉस्ट एट स्टार्ट, कॉस्ट एंड एंड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड अगर आपको दे दे तो फिर तो आप अकाउंट्स बनाओ, ठीक है। उस तरह के भी सवाल करवाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। बट अगर वो आपको लाइक नहीं देता है एंड सिर्फ आपको बैलेंस शीट देता है, तो उधर से आपने हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कभी कभी लाइक कल जो हमने सवाल किया था इस फॉर्मूला को यूज़ करने के हमने परचेजेस निकाले थे, बट आज हमें उसने डेप्रिसिएशन नहीं दी, तो आज हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। इसमें 110% श्योर है कि उसने हमें परचेजेस की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। अब देखो, अब डेप्रिसिएशन आपने निकालनी किस किस की है, देखो दो चीज़ें, एक है प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी एंड एक ऑफिस इक्विपमेंट की ऑफिस इक्विपमेंट की निकालनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी की देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इतनी है एंड क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू इतनी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ओपनिंग इतनी है एंड क्लोजिंग इतनी है, बिकॉज ये 2011 है एंड ये 2012 है, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ओपनिंग कितनी है 64,900 एंड क्लोजिंग है 82,500, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से इज, मतलब जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की, प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपने ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो होगी उसकी, उसमें से लाइक 64,900 आपकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो होगी वो होगी 64,900। अब इसमें आपने ऐड करना है, अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, आपने उधर जाके देखना पड़ेगा कि आपने कोई लाइक परचेज तो नहीं किया। यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो फर्स्ट से तो आपको नहीं पता चल रहा कुछ आपने परचेज किया है, सेकेंड नंबर से आपको ये पता चल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 27,000, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 27,000 was sold during the year for 10,000. It had been depreciated by 19,600, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ोगे तो इसमें ये कह रहा है कि additional machinery was purchased at cost of 35,000. There was no depreciation charged in the year of acquisition, ठीक है। इसको लाइक गोली मार दो।
आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने कुछ परचेज किया या नहीं किया। तो ये इस एडजस्टमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि आपने 35,000 का एक एसेट परचेज किया। तो आप इधर जाके इसमें जो आपकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इसमें 35,000 ऐड कर दोगे, बिकॉज ये आपने परचेज किया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अगर कोई चीज़ सेल की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो वो आपने इधर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ से आप अगर इस एडजस्टमेंट नंबर 2 को पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 को अगर आप पढ़ो तो ये आपको कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 27,500 वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 10,000। ठीक है, उस चीज़ की कॉस्ट इतनी थी 27,500, उसको बेचा आपने 10,000 का, बट उसकी जो डेप्रिसिएशन थी चार्ज हुई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19,600। अब एक चीज़ याद रखनी है कि इस फार्मूला के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, इसमें जो भी चीज़ हम सेल करते हैं ना वो सब्ट्रैक्ट करनी होती है और उसकी नेट बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमने जो एसेट बेचा उसकी नेट बुक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर हम 27,500 जो कि उसकी कॉस्ट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करें 19,600। ठीक है, 19,600 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि जो इस चीज़ की नेट बुक वैल्यू है ना वो 7,900 है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इस फॉर्मूला में हमेशा जो चीज़ भी सेल करी है उसकी नेट बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है, तो वो 7,900 है। अच्छा, इसके बाद लास्ट चीज़ आपने क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करनी है। एंड क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलेगी, वो है 82,500। ठीक है, 82,500। अब 82,500 इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो व्हाट यू विल गेट इज द डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी। तो इसको अगर मैं निकालता हूँ तो वो देखो 64,900। ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया 35,000 जो मैंने परचेज किया था, माइनस किया मैंने नेट बुक वैल्यू ऑफ व्हाट आई हैव सोल्ड, एंड उसमें से मैंने क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू लेस की 82,500 की। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास पता चल गया कि मैंने इस साल प्लांट एंड मशीनरी को 9,500 के लिए डेप्रिशिएट किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या प्लांट एंड मशीनरी है? नहीं, हमारे पास एक और नॉन करंट एसेट भी है जिसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब ऑफिस इक्विपमेंट के लिए भी कोई कॉस्ट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट नहीं गिवन। तो जब भी आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ना हमेशा ये नेट बुक वैल्यू गिवन होती है। तो हमेशा जब भी आपको नेट बुक वैल्यू के थ्रू निकालना हो तो आपने हमेशा यही फार्मूला लगाना है, 110% यही फार्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे आपने ये आपके पास मीन टू से इज कि ये आपकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है, ये आपकी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू है। अब आपने ये देखना है आपने कोई सेल किया है, कोई परचेज किया है, तो उसने हमें यहाँ पे बता दिया ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली यही सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे, बिकॉज ये फार्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हो बिकॉज आपके पास कोई कॉस्ट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। ठीक है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की। अब इसकी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू जो है वो क्या है, मुझे ये देखनी पड़ेगी ओपनिंग नेट बुक वैल्यू। अब इसकी जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है वो है 38,355। ठीक है, तो 38,355 है ओपनिंग, 38,355। इसमें मैंने ऐड करना है अगर मैंने कुछ भी परचेज किया तो, बिकॉज आई हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग तो वो ज़ीरो होगा। अब मैंने कुछ भी सेल भी नहीं किया तो जो सेल ही नहीं किया तो वो भी ज़ीरो होगा। अब उसमें से मैंने कोई जो मेरी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू मेरी है 34,519। तो 34,519 अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 34,519 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी फिक्सचर्स एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 38,355 में से अगर मैं लेस करूँ 34,519 तो आई विल गेट टू नो कि मेरी इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 3836 है। ठीक है, तो 3836
मैं देखना चाह रहा हूँ मैंने कोई गलत वैल्यू तो नहीं ली। 38355451 3451, ठीक है। 38366, ओ 3836, सॉरी 3836, ये इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। एंड इसकी 9500 आ गई। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अच्छा इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बेसिकली मुझे पता चल जाएगा मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है। तो वो मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन और इसकी डेप्रिसिएशन मैं अगर ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है, ठीक है। तो वो मेरी है 13336, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड बैक होती है, ठीक है। तो 13336 ये हमेशा ऐड बैक होती है। यहाँ पे मैं प्लस डाल रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कॉस्ट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड ना गिवन हो तो आपने हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ओपनिंग नेट बुक वैल्यू प्लस परचेजेस माइनस सेल माइनस क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है। तो उसके बाद आपने ये देखना है कि आपको कोई गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है या लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपने कोई लाइक एसेट बेचा या नहीं बेचा। अगर आप बेचोगे तो तब गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। तो हमने एक एसेट बेचा है। देखो हमारे पास दो ही एसेट्स थे नॉन करंट, एक था प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, एंड दूसरा था ऑफिस इक्विपमेंट। अगर कोई और होता ना तो हमें इधर बैलेंस शीट में पता होता, ठीक है, या नीचे वो बता देता। तो हमारे पास दो ही थे। अब ये तो कह रहा है कि एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। देयर वाज नो एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। लाइक मैंने उधर सॉरी फर्नीचर एंड फिटिंग्स का वर्ड यूज़ कर दिया, बट ऑफिस इक्विपमेंट्स थे। बात एक ही है। तो सीन ये है बेसिकली कि इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने बेचा है प्लांट एंड मशीनरी 27,500, ठीक है, एंड 10,000 का आपने बेचा है। अब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी थी। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपको ये गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है? आपको देखना पड़ता है कि नेट बुक वैल्यू इसकी कितनी थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप 27,500 में से लेस कर दें इसका 19,600 तो यू विल गेट टू नो कि आपकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी। 19,600 अगर आप लेस कर दें तो आपको नेट बुक वैल्यू मिल जाएगी। आपकी जो नेट बुक वैल्यू है ना, जो आपने बेचा था, उसकी नेट बुक वैल्यू है 7,900, ठीक है। ये आप ज़रा गौर से समझ लो। अब एक चीज़ जिसकी नेट बुक वैल्यू 7,900 थी उसको आपने बेचा 10,000 का। इसका मतलब है आपको गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है। कितने का हुआ है? मेरे हिसाब से आपको 2,100 का गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है, ठीक है। तो ये जो गेन ऑन डिस्पोजल है ये आपने यहाँ पे लेस करना है। अगर ये लॉस ऑन डिस्पोजल होता तो ये यहाँ पे ऐड करते। तो हमेशा जो गेन ऑन डिस्पोजल होता है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। गेन ऑन डिस्पोजल हमेशा क्या होता है? हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। गेन ऑन डिस्पोजल दैट इज ऑलवेज बाई सब्ट्रैक्टेड। तो वो कितना है? 2,100। तो 2,100 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आपने देखना है रिसीवेबल्स को, इन्वेंट्री को एंड पेएबल्स को। देखते हैं कि हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो अगर देखो तो रिसीवेबल्स एट स्टार्ट इतने हैं, ठीक है, एंड एट एंड ये इतने हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इधर से इधर देखो तो इट इज़ बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है। ये इधर से इधर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये 2011 एंड ये 2012, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये इंक्रीज हुआ है 12,517 और इसमें 17,623 पे चले गए हैं। तो ये 5,106।
अब यू माइट से, अब इसकी जो मैं आपको आर्गूमेंट दे रहा हूँ कि यार आप इसलिए ऐड करो बिकॉज जब आप इन्वेंट्री खरीदोगे आप पेमेंट करोगे, ठीक है। यू पीपल माइट थिंक कि यार ये हम इन्वेंट्री शायद क्रेडिट पे ख़रीदें, फिर तो हम पेमेंट नहीं कर रहे। तो भाई साहब बात ये है कि आपने एक चीज़ अस्यूम कर रही है यहाँ पे कि आपने इन्वेंट्री को लाइक एज अ कैश आपने ट्रीट करना है कि आप कैश पे ख़रीद रहे हो, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू से। 16521 से चली गई है 18753 पे, 18753 पे चली गई है आपकी इन्वेंट्री। तो ये 2232 से क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। तो जब भी इंक्रीज़ होती है वो आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमेशा आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक चीज़ और है, ट्रेड पेबल्स को आपने देखना है। अब देखो कि ट्रेड पेबल्स ये सारी चीज़ें लाइक इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, अदर पेबल्स, ये सब कुछ आपको, तो ट्रेड पेबल्स कहाँ पे होते हैं, आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आपके ट्रेड पेबल्स आएंगे। ये थे 18654 एंड 2278 हो गए, ठीक है। 18654 से चले गए ये 22758, 18654 एंड इसमें से चले गए 22758 पे। तो द थिंग इज 4104 से इंक्रीज हुए। तो रिसीवेबल पेबल्स जब भी इंक्रीज होते हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। इट्स ऑपोजिट ऑफ रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हमेशा ऐड होते हैं। रीज़न ये है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हमेशा ऐड इसलिए होते हैं बिकॉज लोगों का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। 4104 तो ये आपका ऐड होगा। अब जब आपका ये हो गया, अगर ये सब लेस होते लाइक डिक्रीज होते तो ये आप सब्ट्रैक्ट करते। ये आपने देखना है कि कोई और ओइंग्स वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई और ओइंग्स वगैरह नहीं है, तो कोई और एक्सपेंस भी नहीं है जो इससे रिलेटेड हो। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने यहाँ से करना ये है कि इस फिगर से अब आपके पास जिसको कहेंगे आप कैश जनरेटेड, ठीक है। अच्छा माइनस करना है। तो इसको आप अगर इसको फाइंड आउट करो 34548 में आप ऐड करो 13336 एंड उसमें से लेस करो 2100 एंड इसमें से लेस करो 5106 एंड उसमें से आप लेस करो 2232 एंड उसमें ऐड करो 4104। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश जनरेटेड कितना है। तो वो है आपका 42550, ठीक है। आपका कैश जनरेटेड आ रहा है 4255 ये आपका कैश जनरेटेड है। कैश जनरेटेड के बाद आपने दो चीज़ें डालनी होती हैं, देखनी होती हैं, ठीक है। एक होता है इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड, और दूसरी चीज़ होती है टैक्स पेड, ठीक है। अब ये चीज़ आपने समझनी है कि इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड में एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंड टैक्स फॉर द ईयर में डिफरेंस है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट में समझाता हूँ। देखो ये आप इनकम स्टेटमेंट देखो ना अगर, तो इसमें आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो फाइनेंस कॉस्ट होती है ना, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट को कहते हो, ठीक है, इसको आप कहते हो इंटरेस्ट। एंड उसके बाद ये जो टैक्सेशन होती है इसको आप टैक्स कहते हो, ठीक है। अब जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, उसमें जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो या कोई भी एक्सपेंस चार्ज करते हो या कोई भी इनकम चार्ज करते हो वो एक्रूड बेसिस पे करते हो। इसका मतलब है कि चाहे आपने पे किया है या नहीं पे किया, ठीक है, आपने इनकम स्टेटमेंट में पूरा पूरा चार्ज करना होता है, ठीक है। बट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आपने पूरा पूरा नहीं चार्ज करना, जो आपका लाइक आपने जो पे किया है वो आपने चार्ज करना है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो फाइनेंस कॉस्ट है दिस इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो ये है फाइनेंस कॉस्ट। ये कितना बनता है 1600। अब देखो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसका कितना पे किया है।
अगर आपने इसका कोई इसकी ओइंग्स या फिर कोई पेड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पे किया या कितना नहीं पे किया। देखो आप यहाँ पे देखो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ना एक लाइबिलिटी है ट्रेड पेएबल्स की, दूसरी लाइबिलिटी है टैक्सेशन की। तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो इंटरेस्ट है उसकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं है आप पे। डू यू गेट दिस थिंग? इसका मतलब है जो आपका इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ है वो सारा का सारा आपने पे किया होगा। अगर आपने ये सारा का सारा पे ना किया होता तो यहाँ पे आपकी कोई लाइबिलिटी होती। ठीक है, जैसे टैक्सेशन की लाइबिलिटी है ना, टैक्सेशन की लाइबिलिटी है, इसका मतलब है टैक्सेशन आपने सारा का सारा चार्ज नहीं पे नहीं किया तो इसका मतलब है उसकी लाइबिलिटी है। तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब जो आपका इंटरेस्ट पेड है वो 1600 ही आएगा। ठीक है, एंड उस 1600 को आपने यहाँ से लेस करना होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है टैक्स पेड। अब टैक्स पेड का मसला है जो टैक्स फॉर द ईयर है, ये टैक्सेशन इनकम स्टेटमेंट के अंदर ना फॉर द ईयर चार्ज होता है, ये 5800। ठीक है, मतलब इस साल का जो आपका टैक्स है वो कितना है 5800। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास टैक्सेशन की एक लाइबिलिटी है। मैंने आपको एक चीज़ बोली हुई है कि आप हमेशा क्या करोगे, जब भी आपको लाइबिलिटी गिवन हो तो उसके लिए आप ना एक अकाउंट बना सकते हो। बड़ा कौन सा अकाउंट? आप चुप करके क्या करोगे, मैं इसको ना इरेज कर देता हूँ सारे को, ये डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग मैंने करी थी, डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग करी थी वो मैंने इरेज कर दी है। मैं यहाँ पे एक टैक्स का अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टैक्स का हम एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे अच्छा सा करके, एंड टैक्स के अकाउंट का जो बीडी होता है वो हमेशा यहाँ पे आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सीडी हमेशा इधर आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है बैंक। ठीक है, और यहाँ पे आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपकी 5800 है। ठीक है, बीडी का मतलब है आपका एट द स्टार्ट कितना था 4200 एंड 5350 कैरेट डाउन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 4200 बीडी लिखूँगा और 5350 जो है ये मैं अपना बैलेंस कैरेट डाउन लिखूँगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस साल मैंने पे कितना किया है। एंड इसको मैं एक और तरीके से भी समझाऊँगा आपको, आपने बस परेशान नहीं होना। तो 4200 अगर मैं प्लस करूँ 4200 को 5800 में तो मुझे पता चलेगा कि इस साइड का बैलेंस कितना है, ये बनता है 10,000। ठीक है, ये बनता है 10,000। अब अगर आपको लेजर्स बनाने आते हैं तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि इस साइड का जो टोटल है वो भी 10,000 होना चाहिए। अब उसमें से जब आप 5350 लेस करोगे जो आपका कैरेट डाउन है तो आपके पास मिसिंग फिगर आ जाएगा 4650 का। इसका मतलब ये है कि इस साल आपने इतने पेमेंट करी। ठीक है, ये मैं लिख लूँ यहाँ पे एंड देन मैं आपको समझाता हूँ कितना 4650। ठीक है, 4650 आपने पे करा है इस साल। ठीक है, ये आपने हमेशा ये बना के करना है। अब सीन ये था कि इसका ये टैक्स का अकाउंट था ना, ये आपका टैक्स का अकाउंट था। अब देखो एक चीज़ समझ लो, जब आपका साल स्टार्ट हुआ था तो आपने 4200 देने थे। ठीक है, अब जब आपका आप ये प्लस माइनस से भी कर सकते हो। चलो एक काम और करता हूँ, पहले बीडी सीडी समझाता हूँ। बीडी इसका इस तरफ इसलिए आ रहा है बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे आता है और बैलेंस कैरेट डाउन जो है वो डेबिट साइड पे आता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है आपने इस साल इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज करा, एंड बैंक का मतलब है आपने इस साल बैंक से कितने पैसे पे करे। अब ये इसका बैंक इस साइड पे क्यों आता है, इसका मतलब ये है कि देखो जब आपने डबल एंट्री पास करी होगी, जब आपने टैक्स पे किया होगा तो आपने टैक्स को क्या किया होगा, मेरे हिसाब से आपने टैक्स को क्या किया होगा, डेबिट, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस, एंड आपने अपना जो बैंक है वो आपने क्रेडिट किया होगा। डू यू गेट इट? अब बेसिकली जो लेजर बनता है उसमें आपने हमेशा जिसका भी अकाउंट होता है आप टैक्स का अकाउंट बना रहे हो तो टैक्स बिकॉज डेबिट हो रहा है इसकी डेबिट साइड पे जाके वो लिखोगे जो चीज़ क्रेडिट हो रही है, तो इसकी टैक्स के अकाउंट में डेबिट साइड पे जाके हमने
जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लिखा है, उसका रेफरेंस लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे बैंक इस साइड पे आएगा। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए आ रहा है बिकॉज देखो इनकम स्टेटमेंट आपका एक्सपेंस है ना, तो इनकम स्टेटमेंट आपकी हमेशा डेबिट होती है। जब भी आप लाइक टैक्स चार्ज करते हो, कोई भी एक्सपेंस चार्ज करते हो, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है, तो इसलिए ये इस साइड पे आती है, क्रेडिट साइड पे आती है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको समझाना एक तो ये कि आप इस तरह अकाउंट बना लो, ये चार ही चीज़ें होंगी, BD, CD, बैंक और इनकम स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट याद रख लो, वो फिगर्स बस डालो और बीच में से मिसिंग फिगर निकाल लो, ठीक है। एक तरीका हो रहा है, देखो जब आपका साल स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपने कितने पैसे देने थे? डू यू गेट दिस थिंग कि आपने जब साल स्टार्ट हुआ था तो 4200 रुपीज़ देने थे, $4200 देने थे, ठीक है। इस साल के आपके कितने हैं? इस साल के आपके 5800 हैं, ठीक है। इस साल के आपके 5800 हैं, 4200 आपने पहले से देने थे और इस साल आपने 5800 देने थे। इसका मतलब है आपने इन टोटल 10,000 रुपये देने थे, इन टोटल आपने 10,000 देने थे। अब सीन ये है कि 10,000 में से आपने कुछ ना कुछ दे दिया और आखिर में आपके पास 5350 बच गए, ठीक है। तो मतलब आपने क्या दिया तो उसमें से 5350 आपके बच गए। तो मेरे हिसाब से आपने 4650 जब आपने पे कर दिए तो आपके पास इतनी लाइबिलिटी बच गई होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट, मतलब प्लस माइनस करके इस तरीके से भी कर सकते हो, बट बेटर कि आप जो है ना अकाउंट बना के करोगे। तो ये टैक्स पेड है। जब आप इसका भी नेट ले लोगे तो आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसका नाम होता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, OA लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो वो कितना आता है, मेरा जो लाइक कैश जनरेटेड था वो कितना था 42,550, उसमें से लेस करना है मैंने 1600 जो मैंने फाइनेंस कॉस्ट पे करी है, और उसमें से मैंने लेस करना है 4650 जो मेरा टैक्स है, 36,300 बनता है, 36,300, ठीक है। 36,300 मतलब अच्छी सॉलिड कंपनी है, ठीक है। इसका जो नेट कैश फ्लो है ये 36,300 आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अब उसने क्वेश्चन में भी आपको लाइक ये देख रहे हो, ये लाइक अच्छा खासा सवाल था, 16 नंबर के लिए आपको इसने लाइक करवाया है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दो चीज़ें और हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ऑल्दो उसने मांगा नहीं है बट मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आप यहाँ पे वो भी बना लो, ठीक है। सो जो सेकेंड नंबर की हेडिंग होगी उसका नाम होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसमें दो ही चीज़ें आती हैं मोस्टली, वैसे इन टोटल 4 चीज़ें आती हैं बट असल में दो ही चीज़ें आती हैं इन 95% ऑफ द क्वेश्चन। क्या क्या दो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं, एक सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ NCA लिख रहा हूँ, NCA नॉन करंट एसेट, एंड एक चीज़ आती है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। इसके अलावा दो चीज़ें और भी आती हैं, भला क्या क्या वो आती हैं, अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो या आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो अभी आपने इस हेडिंग के अंडर लिखना है, ठीक है। बट मोस्टली दो ही, एंड इस सवाल में भी दो ही हैं। तो आपने देखना है कि अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है या नहीं परचेज करी, ठीक है। तो आप अगर देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 2 को पढ़ो तो ये आपको बता रहा है कि ये आपने प्लांट एंड मशीनरी सेल करी है, कितने की? 10,000 की। अब आपने लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल, नेट बुक वैल्यू को नहीं देखना, इस हेडिंग के अंदर आपने वही देखने कि आपने कितने की बेची है, बस 10,000 की बेची है तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में से आपको 10,000 मिल रहा है, आपके बिजनेस में 10,000 आ रहा है। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, अगर आप ये दूसरे नंबर वाली हेडिंग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ोगे नंबर 3 वाली, तो इसमें वो कह रहा है कि एक परचेज करी आपने 35,000 की, तो जो परचेज करी वो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट में आ जाएगा 35,000 के लिए, ठीक है। तो अब अगर कोई डिविडेंड रिसीव होता या इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो भी हम डालते। तो अब इन दोनों का यहाँ से नेट आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तो इधर से ये आएगा 10,000 एंड 35,000 नेगेटिव आएगा, एंड ये आता है 25,000 नेगेटिव,
ठीक है। एंड ये चीज़ आपने एक प्लीज़ याद रखनी होगी, बिकॉज इट्स बेटर कि ये जितना ज़्यादा नेगेटिव हो उतना अच्छा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा है। यार ये जो है ना, ये थोड़ा सा इस तरह आप करो कि इसको आप यहाँ पे नहीं लिखो, इसका जो लाइक था ये कितना है 36300, आप इधर लिखो 36300, ये आप जो है ना ये इधर लिखो। इसका मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। थ्री सिक्स 300 आप वहाँ पे लिखोगे, ये नेगेटिव आ गया। अब जो लास्ट हेडिंग आपकी बनती है, सॉरी मैं इसको इरेज करता हूँ, इधर से मैं इसको इरेज करता हूँ, और लास्ट हेडिंग जो आपकी बनती है वो बनती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। लाइक इसका फॉर्मेट तो आपको यार याद रखना पड़ेगा, बट ये कि आपको मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट वगैरह याद हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कोई आपने इशू ऑफ लोन किया है नहीं किया, इशू ऑफ लोन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि कोई आपने इशू ऑफ डिबेंचर किया है या नहीं किया, इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने कोई इशू ऑफ शेयर्स किया या नहीं किया, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, उसके अलावा कोई चीज़ आपने रीपेमेंट ऑफ लोन करी है या नहीं करी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे भी देखते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन के अलावा एक लास्ट चीज़ इसमें आती है, अगर आपने कोई डिविडेंड दिया है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से लेस करते हो, डिविडेंड पेड। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये चार चीज़ें आती हैं यहाँ पे मोस्टली, तो इनका कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। अच्छा, सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं इशू ऑफ लोन है या नहीं। कैसे पता चलेगा, या तो आपको एडजस्टमेंट्स के अंदर बताएगा या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से देखोगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अगर देखो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज आपकी एक ही है, 4% डिबेंचर्स, ठीक है, मतलब आपके डिबेंचर्स ही हैं। तो डिबेंचर्स एट द स्टार्ट जो थे वो कितने थे 50,000, ठीक है, एंड एट द एंड कितने हैं 30,000। मतलब ये आपने रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर करा है, बिकॉज आपके डिबेंचर डिक्रीज हुए हैं, 50,000 स्टार्ट में थे 30,000, तो रीपेमेंट ऑफ लोन की जगह आप जो वर्ड यूज करोगे रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स आप वर्ड यूज कर सकते हो। आपने इशू ऑफ लोन भी नहीं किया, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर आपने कितने की करी है 20,000 की, बिकॉज 50,000 से 30,000 पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये 20,000 की आपने रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर करी है। अब आपने ये देखना है कि कोई आपने लाइक इशू ऑफ लोन तो नहीं किया, अगर होता तो वो आपको उधर पता होता। इशू ऑफ डिबेंचर भी नहीं किया। अच्छा, इशू ऑफ शेयर्स अब रह गया, इशू ऑफ शेयर्स देखते हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपने इधर से देखना है इक्विटी वाले सेक्शन में। देखो शेयर कैपिटल एट स्टार्ट कितना था 40,000 एंड एट एंड कितना था 60,000। इसका मतलब है शेयर कैपिटल बढ़ा है, शेयर कैपिटल बढ़ा है 20,000 से, तो मतलब 20,000 के आपने शेयर्स इशू किए हैं। अब शेयर प्रीमियम भी बढ़ा है, तो ये भी आपने काउंटर करना है, तो 10,000 से ये भी बढ़ा है, तो प्रीमियम भी बढ़ा है 10,000 से, तो इन टोटल आपने 30,000 के शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है। 30,000 आपने यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स की जगह जाके लिख देना है। तो इशू ऑफ शेयर्स कितने का किया है 30,000 का, ठीक है। अब लास्ट चीज़ इसमें रहती है डिविडेंड पेड। अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया है तो वो आपने देखना पड़ेगा, और वो आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में बताएगा। अगर आप ये देखो तो आपने इसमें कोई डिविडेंड वगैरह भी पे नहीं किया, ठीक है, तो वो डिविडेंड पेड भी नहीं है, बिकॉज अगर होता तो वो आपको बता देता। तो इसका मतलब है इसका जो है ये 10,000 है, ठीक है, 10,000 पॉजिटिव, बिकॉज 30,000 में से 20,000 निकाला है, तो इसका जो नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डिविडेंड पेड कैसे नहीं पता चला। देखो ये अगर आप एडजस्टमेंट्स पढ़ो तो इनमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इन चारों की चारों में, कि कोई आपने डिविडेंड पे किया। अगर पे किया होता तो आपका लाइक यहाँ पे लिखा होता, ठीक है।
तो ये सीन है। अब इस तरीके से यू विल गेट इट, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास अगर लाइक अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग भी आपका आ गया। अब आपने एक काम करना है, इन तीनों का नेट करना है, और वो जो वैल्यू होगी वो होगा नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर, नेट कैश फ्लो फॉर ईयर। एंड वो कितना आएगा इन तीनों का नेट, लाइक 10,000 फाइनेंसिंग का, अच्छा, एंड इसका आएगा 36,300, मतलब 36,300। एंड इसमें आप क्या करोगे, माइनस करोगे 25,000 क्योंकि उसका नेगेटिव है, एंड इसमें ऐड करोगे 10,000 जो कि फाइनेंसिंग का पॉजिटिव है। तो आपको पता चलेगा कि आपका 21,300 पॉजिटिव आ रहा है। जो नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर है वो आपके पास आ रहा है 21,300, ठीक है। अब इसके बाद एक काम आपने ये करना है कि आपने कैश एट स्टार्ट आपने इसमें ऐड कर देना है। आपने देखना है कि आपके पास एट स्टार्ट कोई कैश था या नहीं था। तो कैश एट स्टार्ट आपने बैलेंस शीट से देखना है। तो कैश एट स्टार्ट आपके पास था 6459 का, ठीक है। 6459 का आपके पास एट स्टार्ट था, 6459 का। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास कैश एट एंड आएगा, ठीक है। इसको हमेशा करना है बिकॉज इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। कैश एट एंड आएगा 21300 में अगर आप ऐड कर दो 6459 तो आपके पास 27759 बनता है, 27759, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। इस तरीके से आपको बेसिकली करना होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। बेसिकली होता ये है कि आपने हमेशा क्या करना है, इसको रीचेक करना है, ठीक है। इसको हमेशा आपने रीचेक करना है कि आपका ये जो बैलेंस है ना कैश एट एंड 27759, इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैश एट एंड। मतलब कैश एट एंड जो है ना ये 27754 है। ये तो यार मतलब ये क्या, एक मिनट, ये आपका कितना है 27754 और आपका कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 27759। मतलब 5 का फ़र्क आ रहा है मेरा, मतलब मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मैं सवाल को दोबारा देख लेता हूँ। तुम प्रॉफिट डिप्रिसिएशन गेन इंक्रीज, ओह एक मिनट, ये ज़रा इंक्रीज इन इन्वेंट्री का डिफरेंस चेक करना, 16521 एंड इसका जो डिफरेंस है 18758, 18758, तो ये बनता है, हाँ ये हो गया। देखो ये जो हमने किया था ना इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये 2237 बनता है। देखो ये जो इन्वेंट्री था ना ये इसका और इसका डिफरेंस लो तो ये बनता है 2237। एंड हमने सॉरी ये मेरी कैलकुलेशन एरर है, 2232 लिखा हुआ है, ये देख रहे हो 2232 लिखा हुआ है। तो 2232 जो लिखा हुआ है आपने यहाँ पे ये बेसिकली बनता है 2237, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करना है 2237, तो 2237 इधर लिखोगे अगर आप तो ये 2237 हो जाएगा और यहाँ से ये 42, ये जो होगा, सॉरी यार ये मतलब मेरी कैलकुलेशन एरर की वजह से ये सारा हो गया। तो बेसिकली ये हो जाएगा 42545, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दिस विल बी ये जो आंसर होगा आपका ये होगा 36295 एंड अल्टीमेटली जो आपका लाइक अब इसका जो नेट होगा ये होगा लाइक नेट कैश फ्लो फॉर द ईयर भी जो होगा
वो 21295 होगा। टू वन टू नाइन फाइव। तो ये इस तरीके से जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास ये भी जो है, ये भी लाइक जो इसका नेट आएगा 21295 में अगर ऐड करोगे 6459, तो आपके पास आएगा 27755, नहीं एक मिनट, 21295 में ऐड करोगे 6459, तो ये बनेगा 27754। अब देख लो 27754 ही आएगा, 27754, ये देख रहे हो। तो इस तरीके से यू विल डू इट। अब हमसे जो मसला हुआ था वो यही हुआ था कि हमने वो इन्वेंट्री का थोड़ी सी लाइक कैलकुलेशन में गलत लिख दी थी मैंने। तो इस तरीके से यू विल डू इट, ठीक है। तो दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस। तो इंशाल्लाह अब करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो पूछ लो।